गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने जो पहला चैप्टर किया है उसमें आप लोगों ने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। कहीं पर भी आपने रिप्रोडक्शन नहीं देखा होगा, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस होते हैं, जिनके बिना जिंदा रहना मुश्किल हो। लेकिन रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन अभी आप समझेंगे तो आपको समझाते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन एक लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी सर्वाइव किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन कहता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. It is the biological process through which new organism get produced. New organism get produced of its own kind. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन और देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। जो ठीक लगे यूज कर लेना, सब एक है। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। करना क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इट मीन्स देयर इज अ रिप्रोडक्शन, देयर इज अ प्रोसेस विच आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करो, दोबारा से प्रोड्यूस करना, है ना। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? दोबारा से प्रोड्यूस करना। तो हमने वही तो कहा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अगर कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है तो इट मीन्स कि इट इज फॉर्मिंग अगेन, है ना। दोबारा ही तो बन रहा होगा, नया बन रहा है तो। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात? चलो, डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई, और इसी चीज से हमको समझ में आता है, यानी कि अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस ना करे तो, अगर उसका न्यू इंडिविजुअल पैदा ना हो तो क्या हो जाएगा? मर थोड़े जाएगा। तो इट मीन्स की इट इज नॉट अ लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस. That's why I told you it's a biological process. What is it? Biological process, but not a life process. Life process means a life supporting process. Those processes which directly supports our life supporting processes supporting our lives are called life processes. Understood? इतनी बात समझ में आती है? डेफिनेशन से क्लियर हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया? पहले आपको डेफिनेशन बता दी, स्प्लिट करके बता दिया, फिर आपको हमने ये बताया कि किस तरह से ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, एक्चुअली इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। डन। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो रिप्रोडक्शन है ये कितने टाइप्स का हो सकता है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So there are two modes of reproduction. One is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. ठीक है? Repro. Done. Okay. Before understanding asexual and sexual reproduction, we have to understand their differences. है ना? So here we are going to understand asexual reproduction, about asexual reproduction, and here sexual reproduction. So firstly we understand what is the basic difference between both these modes. ठीक है, तो चलो पहला लेते हैं। और एक्चुअली इसी डिफरेंस की वजह से आपको इसका डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। सो
In the section of asexual reproduction, there is a participation of only one single parent. It means single parent involve. Done. एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, asexual रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स. अगर ऐसा लिख रही हूँ मैं तो एग्जाम में जाके ऐसे मत लिख देना, सेंटेंस मेकिंग करना, ठीक है ना. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया पेरेंट्स के हिसाब से. सेकेंड वन इज asexual reproduction is a simple process, and this one is complex process. क्या है ये? complex process. ठीक है भाई. next, meiosis is a kind of division, cell division. I will tell you later. Meiosis doesn't occur. meiosis नहीं होती, and here meiosis occur. meiosis होती है. ठीक है, अभी बताएंगे meiosis होती क्या है. फोर्थ वन इज no variations. See, यहाँ पे वेरिएशंस आर सीन. वेरिएशंस लगाएंगे तब आर लगाएंगे, ठीक है. 4 आपको बता दिया हमने, 4 पॉइंट्स हो गए. फिफ्थ वन इज द एग्जाम्पल्स. बेटा जब भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिले तो अगर 5 पॉइंट आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो क्या करो आप सिंपल फिफ्थ वन में एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है. चलो अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं. एग्जाम्पल एसेक्सुअल में एमीबा. अब देखो एमीबा जब हम बोल रहे इट मीन्स कि आपको एमीबा बनाना आया है. एक एग्जाम्पल लिख दो, एक और लिख दो, पैरामेशियम लिख दो, यहाँ कौन लिख दो, ह्यूमन बीइंग लिख दो, प्लस प्लांट्स लिख दो. वैसे प्लांट्स लिख दो, अभी समझा दूंगी, वरना कहोगे प्लांट्स में कैसे होता है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. सॉरी, डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस सारे क्लियर हो जाएंगे. अब एक एक करके सुनते हैं. अब सपोज आपके एग्जाम में आ जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, आप कैसे लिखेंगे? वही पुरानी डेफिनेशन पे चलते हैं. इस वाले डेफिनेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं. कैसे लिखेंगे? अगर एसेक्सुअल की डेफिनेशन आ गई तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर हो गई बात? सॉरी, बातें क्लियर हो गई? व्हाट विल यू राइट? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेक्शुअल में क्या लिखोगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स. ठीक है, बातें क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल की डेफिनेशन आएगी तो आप कैसे लिखेंगे. चलो सब समझा दिया, आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं. अभी मैंने आपको बताया एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में हमेशा 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एसेक्सुअल सिंपल प्रोसेस है, अभी सिर्फ याद रखो, अभी देखेंगे कैसे. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि काफ़ी उलझा हुआ प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है. ठीक है, मियोसिस यहाँ पर नहीं होती, इसमें मियोसिस होती है, ये मैं अभी आपको बता दूंगी. यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलते, यहाँ पे वेरिएशन मिलते हैं. जहाँ 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ वेरिएशन मिलेंगे. ठीक है, ऐसे समझो कि जहाँ पे 2 लोग बैठे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरीके की वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में आप लोग बातें कर सकते हैं. लेकिन जहाँ कोई एक सिंगल इंसान है वो कितनी वैरायटी की बातें करेगा, है ना. तो यहाँ पे वैरायटी नहीं मिलेगी. ठीक है, फिर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और इधर ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स. डन. चलो आगे चलते हैं. अभी इन्हीं वर्ड्स को समझते हैं. मियोसिस समझना है, वेरिएशन मैंने आपको बता दिया. और आप लोग इससे जूम बोल रहे हैं, गूगल मीट की क्लासेस अभी जो सैटरडे को लेंगे उसको आप लीजिएगा, उसी में मैं डाउट्स लूँगी. और ध्यान से सुन लो, बहुत बेहतर होगा कि अगर आपको कोई डाउट्स आता है. देखो हम लोग सोच रहे हैं इस तरह इसको कंडक्ट करने के लिए कि फ्राइडे को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी और सैटरडे को हम लोग गूगल मीट पे क्लास कर लेंगे, ताकि जो है आप लोग का जो भी डाउट रहेगा वो हम
देख लेंगे, ठीक है। तो देखना ये है कि आप लोग जो है फ्राइडे को पहली बात तो वीडियो देखिए। दूसरी चीज़ कि जो भी डाउट्स हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने पास लिख के रख लो, लेकिन एक बहुत अच्छा रहेगा कि आप मुझे सेंड कर दो, डाउट्स मुझे सेंड कर दो, ठीक है, उन सारे डाउट्स को, क्योंकि जिसके सिमिलर डाउट्स होंगे उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन बहुत डिफरेंटली पूछा गया है तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है और उसके आंसर को सबको बताना बनता है। तो या ऐसा क्वेश्चंस बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस मुझे पोस्ट कर दो फ्राइडे को, लेकिन अभी थोड़ा मत करना। कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का सारा काम हो चुका है। हम लोग इवन उस दिन हम लोग सैटरडे को बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन के बारे में भी, है ना, जो आपने पेपर दिया है साइंस का, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो हमने बोला कि फ्राइडे को आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, मैं देख लूँगी, और जो है सैटरडे को हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। और उसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद जो आपको डाउट्स आएंगे, ऐसे मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद भी आपको कोई डाउट है। और एक चीज़ सुन लो, अगर मैंने कोई चीज़, अब जैसे मुझसे कोई सैटरडे को मुझे पूछेगा कि ए सेक्सुअल का मेरे को डेफिनेशन बता दीजिए, तो मैं क्यों बताऊँगी, मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने वीडियो में अगर एक बार बता दिया है तो टाइम वेस्ट नहीं करना टीचर का। इससे बेटर है उसके बिहाफ पर हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन जो चीज़ें अगर हम बता दिए हैं, डेफिनेशन सपोज बता दिए, कोई डायग्राम बता दिए, तो उसको क्या करोगे आप, वीडियो से देख लोगे वापस से, ठीक है। 2 बार वीडियो देखोगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो यूट्यूब में स्पीड को स्लो करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ स्लो करके आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा हैबिचुअल है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग स्पीड को लो करके सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, यहाँ तक बात समझ में आती है। सो अब चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और बेसिक बातें देख लेते हैं इसको समझाने से पहले, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में जो चीज़ें हैं उसको समझाने से और पहले। चलो देखते हैं। अच्छा, ठीक, इसको तो बाद में देखेंगे। तो समझना हमको ये है कि हम लोग रिप्रोडक्शन कर ही क्यों रहे हैं, है ना। हम लोग रिप्रोडक्शन से देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। रिप्रोडक्शन में एक नया इंडिविजुअल आ जाता है, उस नए इंडिविजुअल की वजह से स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू हो जाती है ना। आपकी स्पीशीज़ का क्या नाम है, होमोसेपियन। आप इंसान हैं, आपकी स्पीशीज़ का नाम क्या है, होमोसेपियन। होमोसेपियन जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्पीशीज़ कंटिन्यू हो रही है। बात समझ में आ रही है हमको। हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जो इंडिविजुअल है पुराना वाला, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज़ कंटिन्यू भी नहीं होंगी। क्लियर है। अगर इस अर्थ पर सर्वाइव करना है, इस अर्थ पर रहना है, तो आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। बात समझ में आई, क्लियर होगी बात, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। अब ध्यान से सुनो, आपके बॉडी में या आपकी बॉडी सेल से होकर बनती है, सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम फलांडम का पता है, सब पूरा सीक्वेंस पता होगा, ठीक। बेसिक पे आते हैं, सेल पे। ये आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमोजोम आपके कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम। ध्यान से देखो, 46 क्रोमोजोम। अगर मैं कह दूँ बेटा इसको 2 सेट में लगा दो, 2 सेट में, तो मैं कहूँगी 23 पेयर्स। समझ में आ गई बात। ये कितने, 46 क्रोमोजोम। अगर हम पेयर्स की बात करें तो 23 इन पेयर्स। चलो ठीक है, एग्जाम में आता है, आपसे क्रोमोजोम पूछ रहा है कि पेयर ऑफ क्रोमोजोम पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना। अगर क्रोमोजोम पूछ रहा है तो 46, पेयर ऑफ क्रोमोजोम पूछ रहा है तो इट मीन्स की 23। क्लियर होगी बात। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, अगर पेयर में हम बात करेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें ये समझना है कि आपकी बॉडी में अभी आप मैंने कहा था ना, सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ क्योंकि सेल क्या करता है, डिवाइड करता है अपने आप को, है ना। सेल डिवाइड करता है। अब ये जो सेल डिवीजन है, सेल के पास डिवाइड करने का 2 ऑप्शन है, एक माइटोटिक डिवीजन है, एक मियोटिक डिवीजन है, या मियोसिस, ठीक है। इसे मियोसिस भी कहते हैं, ऐसे माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है।
मियोसिस याद रखो, इसे रहने दो, कंफ्यूज करोगे। तो माइटोटिक डिविजन में उनको ये पावर मिला हुआ है कि अगर वो किसी सेल को, समझ रहे हो, यानी कि अगर वो डुप्लीकेट करेंगे तो 46 क्रोमोसोम का, जैसे एक सेल के अंदर 46 है, अगर वो इस सेल से एक और सेल बना दिए, अगर मैं इसी सेल का एक और सेल में अगर बनाऊंगी तो इसका 46 इसी में कॉपी हो जाएगा, यानी इसके पास भी 46 है तो इसके पास भी 46 जाएगा, ठीक है। लेकिन मियोसिस में, लेकिन अगर आप मियोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो अगर आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो जो आप नेक्स्ट आपका सेल बनेगा उसके में आधा क्रोमोसोम जाएगा, और आधे का मतलब क्या है, 23 क्रोमोसोम। बेटा ध्यान दो, मैंने लिखा है क्रोमोसोम, आधा क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बोला। ये तो एक बात को कहने का तरीका था, ध्यान से सुनो, ये तो 46 क्रोमोसोम को कहने का तरीका था कि हम 46 को 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं या उन्हें हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी बॉडी बनी है वो दो तरीके से होकर बनी है, यानी कि सेल डिवीजन किया है, सेल डिवाइड करने का उसके पास दो तरीका था, एक आपका माइटोटिक डिवीजन और एक मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस में क्या होता है कि सेल को ये परमिशन होती है कि अगर आप मियोसिस चुनेंगे तो आपको 46 क्रोमोसोम अगर आपकी बॉडी में है तो वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी आपका जो नेक्स्ट सेल बनेगा वो 23 क्रोमोसोम का बनेगा। लेकिन अगर आप माइटोटिक करते हैं तो 46 का 46 बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात, यानी दूसरा सेल जो आप बनाएंगे वो 46 बनेगा। इट इज़ लाइक अ फोटोस्टेट कॉपी, है ना, ये फोटोस्टेट कॉपी जैसा है, जेरोक्स, एकदम डिट्टो जेरोक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अंदर का क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, 23 जाता है, ठीक है। तो बॉडी ने डिसाइड कर लिया कि कहाँ उसको 46, कहाँ उसको 46 का 46 बनाना है, कहाँ उसको 46 का 23 बनाना है। अब देखो ध्यान से, बॉडी ने ये सोचा, अच्छा देखो पहले समझ ही लो, आपके सारे बॉडी पार्ट्स में, ऑल बॉडी में क्या होता है, आपका हाथ पैर में अगर चोट लग जाती है तो आपको डिट्टो ऐसा ही सेल मिल जाता है, तो वो माइटोटिक डिवीजन से हो जाता है। लेकिन जो आपके सेक्स ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ये आगे काम आएगा, ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। फीमेल में ओवरी, यहाँ पर जो आपके टेस्टिस स्पर्म बनाता है और जो ओवरी ओवम बनाती है, ठीक है ना, बाद में ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर एक बेबी बनता है ना, पता है ना। तो ये तो मोटी मोटी बात होगी, अभी सब पढ़ाऊंगी मैं। तो सेक्स ऑर्गन जो है वहाँ पर ये क्या फॉलो कर लेता है, मियोसिस फॉलो करता है। यानी कि अब कोई आपसे पूछेगा कि टेस्टिस आपका जो स्पर्म बना रहा है, यानी आपका नया सेल बना रहा है, ये नया सेल होता है, तो ये जो न्यू सेल बन रहा है इसमें कितना क्रोमोसोम होगा, तो मियोसिस कर रहा है ना, तो कितने होने चाहिए, इसके अंदर 23 होने चाहिए, इसके अंदर कितने होने चाहिए, 23, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ के लिए ये तरीका क्यों चुना, इसलिए ये तरीका चुना क्योंकि बाद में ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये नेचर का लॉ है। नेचर लॉ क्या है, आपका नेचर कहता है कि एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करो कि नेचर कहता है कि जब भी एक ह्यूमन बॉडी बनेगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। मान लिया हमने बात, 46 क्रोमोसोम होनी चाहिए, तो वो कहता है अब तुम जो मैथमेटिक्स लगाओ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 46 क्रोमोसोम हर एक बॉडी में होना चाहिए। तो बॉडी ने सोचा ठीक है, बाकी सब जगह तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब जगह हम 46 वाला कर लेते हैं, लेकिन जिससे मिल के बॉडी बनती है, किससे मिल के बनती है, एक स्पर्म और एक ओवम से मिल के बनती है। इससे मिल के क्या बनता है, आपका पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर ये क्या बनेगी, पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, यानी कि आपका बेबी की बॉडी बन जाएगी, है ना, न्यू एम्ब्रियो, आपका पूरा न्यू बेबी बन जाएगा। तो ये जो बेबी बन रहा है ये बन किससे रहा है, स्पर्म और ओवम से। यानी हम इसकी अगर यहाँ पर हम घटा दें, यहाँ पर अगर हम इसको 23 क्रोमोसोम कर दें और इसको भी 23 कर दें, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अगेन 46 हो जाएगा। तो इस तरह से बेबी की बॉडी में 46 हो जाएगा, और जिस तरह का नेचर लॉ कहता है। बात समझ में आ रही है बेटा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओ, इस वीडियो को रिपीट करके सुन लेना, ये पूरी स्टोरी है, ठीक है, कि आपकी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। जब आपको पता है कि स्पर्म अगर सोचो यहाँ पर बॉडी ने मियोटिक डिवीजन, आपके माइटोटिक डिवीजन किया होता है, इसके पास 46 होता है, इसके पास 46 होता है, जाके पता नहीं कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाता ना। तो आपकी बॉडी में तो 46 होना चाहिए, तो मैंडेटरी है, 46 ही में बैलेंस करना है। तो बॉडी ने क्या सोचा कि स्पर्म को 23 कर देते हैं और ओवम को भी 23 कर देते हैं, और दोनों को प्लस करेंगे 46 हो जाएगा। बॉडी का आपका जो बेबी का बॉडी रहेगा उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी थ्योरी करेक्ट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, इसे कहते हैं सेल डिवीजन।
ये पूरा जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया इसे कहते हैं सेल डिवीजन। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना समझा दिया बस इतना समझ लो। इसके आगे जो पढ़ोगे सब 11th में पढ़ोगे, इसके आगे कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि पूछोगे तो फंस जाओगे खुद ही, तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको मियोसिस और मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन दोनों समझा दिए, तो आपको मियोसिस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएशन समझ में आया। वेरिएशन बेटा ऐसा समझो कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक डायग्राम बना दो, और डायग्राम मैंने बोला कि तुम बनाओ, जो बच्चा मेरा वीडियो देखता है वो डायग्राम बना ले। बच्चे ने डायग्राम बना लिया, फिर मैंने बोला एक काम करो, अपने घर के सारे मेंबर से डायग्राम बनवा लो। आपने सारे मेंबर से बनवा लिया। फिर आपने जो डायग्राम बनाया था, आपके डायग्राम और बाकी लोग के डायग्राम में डिफरेंस है, और मैंने आपसे कहा कि एक काम करो बेटा, तुमने जो एक डायग्राम बनाया उसको एक बार फिर से बना दो, तो तुमने फिर से बना दिया। तो तुम्हारा जो मैंने दोनों दिन का डायग्राम देखा वो दोनों सेम निकला, है ना, क्योंकि आप ही ने बनाया, एक सिंगल इंसान ने बनाया है। लेकिन जो बाकी पाँचों थे ना, उन पाँचों का जो हमने देखा, वो पाँचों की जो वैरायटी आई, उन पाँचों का जो हमने देखा, तो वो सब एक दूसरे से अलग थे, है ना। यानी कि जहाँ पर भी सिंगल इन्वॉल्वमेंट होगा एक पेरेंट का, तो वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ आपके 2 पेरेंट्स आ जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि बेबी की बॉडी में वेरिएशन देखने को मिलता है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे आप ह्यूमन बॉडी में देखो, आप जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मदर और फादर यानी कि मेल और फीमेल के बॉडी से मिलकर बनता है ना, उनके स्पर्म और ओवम से मिलकर बनता है। तो आप देखो कि एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से पूरी फोटोकॉपी, ना ही आपके फादर का होता है, ना ही फोटोकॉपी हम एकदम से अपनी मदर के होते हैं। हम मिक्सचर पैदा होते हैं, है ना, मिक्सचर फीचर के साथ पैदा होते हैं। थोड़े फीचर्स आपकी मदर के साथ मैच करेंगे, थोड़े फीचर फादर के साथ मैच करेंगे, तो इस तरह से पैदा होते हैं। यानी वेरिएशन क्रिएट करता है, 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट वेरिएशन क्रिएट करता है। डन, आई होप तो यहाँ तक क्लियर होगा।